हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कानपुर विश्वविद्यालय की बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है थर्ड है और थर्ड की ये यूनिट 3 और 4 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ये इजी नोट्स के एमसीक्यू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसके जो 3 और 4 यूनिट हैं इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर। फर्स्ट यूनिट देखते हैं, 3 यूनिट है। यूनिट का नाम है दल निर्माण टीम बिल्डिंग। इस यूनिट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया है, शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा का सबसे छोटा अंश होता है विद्यालय, शिक्षक, कक्षा और पाठ्यपुस्तक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए विद्यालय। शिक्षा का सबसे छोटा अंश कौन सा होता है? विद्यालय होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सेकंड नंबर है, विद्यालय का प्राथमिक अंग है कौन सा? शिक्षक है, शिक्षार्थी है, कक्षा है या प्रधानाचार्य है? तो विद्यालय का प्राथमिक अंग कौन सा है? विद्यालय का प्राथमिक अंग ऑप्शन नंबर सी कक्षा है। विद्यालय का प्राथमिक अंग का क्या है? कक्षा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कक्षा में भावात्मक वातावरण पैदा करता है। कक्षा में भावात्मक वातावरण पैदा करता है कौन पैदा करता है? अध्यापक, शिक्षार्थी, कक्ष वातावरण और अनुशासन। कौन वातावरण पैदा करता है भावात्मक? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। कौन वातावरण पैदा करता है? अध्यापक पैदा करता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, एक सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय के मुख्य उपतंत्र हैं। ऑप्शंस दिए हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, कार्यालय एवं लिपिक वर्ग, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर, उपरोक्त सभी। एक सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय के मुख्य उपतंत्र शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है, कार्यालय एवं लिपिक वर्ग भी है। यानी कि ये तीनों क्या है? राइट आंसर है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस विद्वान ने बहुलघु तंत्र की व्याख्या की है? किस विद्वान ने बहुलघु तंत्र की व्याख्या की है? फ्रैंकलिन, चेस्टर बर्नार्ड, ग्रिफिथ, हर्बर्ट साइमन। तो किसने की है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी ग्रिफिथ्स ने इसकी व्याख्या की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर है, साधारणतया प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जा सकता है। साधारणतया प्रणाली को एक सम्मिश्रण माना जा सकता है जिसके उपतंत्र परस्पर की क्रिया करते हैं। यह कथन है किसका है? टेरी का, चेस्टर बर्नार्ड का, ग्रिफिथ्स का या मांगो का? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रिफिथ्स का। ये कथन किसका है? ग्रिफिथ्स का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर है, विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है? खुली प्रणाली का, बंद प्रणाली का, संकुचित प्रणाली का या बहुआयामी प्रणाली का? तो विद्यालय किस प्रणाली का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, खुली प्रणाली का। विद्यालय खुली प्रणाली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर है, एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? ग्रिफिथ को, वाको को, फ्रैंकलिन को और चेस्टर बर्नार्ड को। किसको है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, ग्रिफिथ को। एक कल्पित विद्यालय तंत्र प्रस्तुत करने का श्रेय ग्रिफिथ को है। ये बहुत बड़े विद्वान थे। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर देखते हैं कि किसने स्कूल को जीवन तंत्र मानते हुए कथन किया है कि किसी भी संगठन में परस्पर विश्वास के आधार पर प्रभावशाली वातावरण पैदा हो जाता है? किसने कहा है? ग्रिफिथ्स ने, आर्गरिश ने, जेपी वर्मा ने या बांको ने? तो ऑप्शन नंबर बी 9 का ऑप्शन नंबर बी आर्गरिश ने कहा। ये कथन किसका है? आर्गरिश का। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 हो गया। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसके अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली के 2 भाग हैं? किसके अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली के 2 भाग हैं? पहला संगठन, दूसरा संगठन कार्य करने वाले व्यक्ति यानी ग्रेजुएट तथा गुआ, वाको, फ्रैंकलिन और ग्रिफिथ। किसने कहा ये? तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर ए गेटजेस तथा गुआ के अनुसार विद्यालय संगठन प्रणाली के 2 भाग हैं। पहला है संगठन तथा दूसरा भी है संगठन का कार्य करने वाले व्यक्ति। ये 2 हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर दिया है, अध्यापक द्वारा कक्षा में उत्पन्न किए गए भावनात्मक वातावरण से क्या लाभ होता है? अध्यापक द्वारा
कक्षा में उत्पन्न किए गए भावनात्मक वातावरण से क्या लाभ होता है। ऑप्शंस देखते हैं। इसके ऑप्शंस दिए हैं कि छात्रों का ज्ञान बढ़ता है, छात्रों के भावनात्मक पक्ष का विकास होता है, छात्रों में ज्ञान बढ़ने से उनके भावनात्मक पक्ष का विकास होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी क्या होता है कि छात्रों में ज्ञान बढ़ने से उनके भावनात्मक पक्ष का विकास होता है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है। 12 नंबर, परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण होता है। क्या होता है? आपस में मिलने के अवसर कम हो जाते हैं, व्यक्तियों की समझ कम हो जाती है, निकट आत्मीय संबंध नहीं बन पाते, या उपरोक्त सभी। तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्या होता है? जब परस्पर संबंधों में संप्रेषण की कठिनाई के व्यवधान के कारण होता है, क्या होता है? आपस में मिलने के अवसर कम हो जाते हैं, व्यक्तियों की समझ कम हो जाती है, और निकट आत्मीय संबंध नहीं बन पाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। 12 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर है। दो पारी विद्यालयों में परस्पर मानवीय संबंध मधुर नहीं होते, क्योंकि ऑप्शंस में दिया है संगठन जटिल होता है, सोपान क्रम अधिक होता है, समूहों की संख्या अधिक होती है, या उपरोक्त सभी कारणों से। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कारणों से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी कारणों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। किसके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यवहार बढ़ता है तो उनकी पसंद एक दूसरे के प्रति बढ़ती है? क्योंकि ये किसका कथन है? किसके अध्ययन के अनुसार? होम्स के अनुसार, फिलिप कार्टर के अनुसार, ग्रिफिथ के अनुसार, या आर्गरिस के अनुसार। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होम्स के अनुसार। होम्स के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य परस्पर व्यवहार बढ़ता है तो उनकी पसंद एक दूसरे के प्रति बढ़ती है। ये किसने कहा है? होम्स ने कहा है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, विद्यालय में मुख्य रूप से कितने प्रशासनिक स्तर होते हैं? 3, 4, 2, मात्र 1। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के मुख्य घटक हैं प्रशासक अथवा प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, उपयुक्त तीनों। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त तीनों है। यानी विद्यालय के प्रशासनिक स्तर के मुख्य घटक कौन है? प्रशासक है अथवा प्रधानाचार्य जी हैं, शिक्षक है, और छात्र भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, विद्यालय के 3 प्रशासनिक स्तरों के आपसी संबंधों से बनने वाले संबंध हैं। कौन से? प्रशासक छात्र संबंध, प्रशासक शिक्षक संबंध, प्रशासक समुदाय संबंध, और उपरोक्त सभी। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? उपरोक्त सभी संबंध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर है कि कौन सा संबंध मूल रूप से मानवीय संबंधों का आधार है? कौन सा संबंध मूल रूप से मानवीय संबंधों का आधार है? कौन सा? प्रशासक शिक्षक संबंध, शिक्षक प्रशासक संबंध, प्रशासक शिक्षक तथा शिक्षक प्रशासक संबंध, या प्रशासक शिक्षार्थी संबंध। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रशासक शिक्षक तथा शिक्षक प्रशासक संबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर है। किसने अध्यापक तथा प्राचार्य या प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में 10 सूत्रों का प्रतिपादन किया है? किसने किया है? क्रिस्टोफर, होम्स, ग्रिफिथ, गेटचेस तथा गुवा ने। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए क्रिस्टोफर। किसने प्रतिपादन किया है 10 सूत्री? क्रिस्टोफर ने किया। तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर है कि संघर्ष रहित वातावरण के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है प्रशासक ऐसा अवसर प्रदान करे कि मनुष्य सुरक्षापूर्वक रह सके, मनुष्य के आवागमन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो, बौद्धिक रूप से सभी का विकास हो, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो? संघर्ष रहित वातावरण के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक? उपरोक्त सभी विशेषताओं का होना आवश्यक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अध्यापक तथा प्रशासक के आपसी संबंधों के विकास के संबंध में क्रिस्टोफर द्वारा बनाए गए 10 सूत्रों में से महत्वपूर्ण हैं। कौन से? प्रशासक शिक्षकों के साथ पिता के समान संबंध रखे, प्रशासक को प्रत्येक शिक्षक की अच्छाइयों को देखना चाहिए, आम बैठक में किसी शिक्षक की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, या उपरोक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तीनों, यानी कि अध्यापक तथा प्रशासक के आपसी संबंधों के
विकास के संबंध में क्रिस्टोफर द्वारा बताए गए 10 सूत्रों में महत्वपूर्ण कौन कौन से? पहला है कि प्रशासक शिक्षकों के साथ पिता के समान संबंध रखे, प्रशासक को प्रत्येक शिक्षक की अच्छाइयों को देखना चाहिए और आम बैठक में किसी शिक्षक की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। तो उपरोक्त तीनों क्या है? राइट आंसर हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। इसके बाद हम यूनिट 4 देखेंगे। तो 4 यूनिट है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। और 4 यूनिट है शैक्षिक प्रशासन, अर्थ, रूप एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, फॉर्म्स एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 3 हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आपका प्रश्न का जवाब अवश्य देंगे। और इस वीडियो की अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1935 तक के काल को शैक्षिक प्रशासन का कौन सा युग कहा जाता है? कौन सा युग कहा जाता है? मध्य युग, आधुनिक युग, प्राचीन युग या मध्यम आधुनिक युग? कौन युग कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन युग। यानी कि 1900 से 1935 तक के काल को शैक्षिक प्रशासन का कौन सा युग कहा जाता है? प्राचीन युग कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किस विचारक का मत है कि शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात यह व्यक्तियों द्वारा मिलजुल कर अच्छा कार्य करने से संबंधित है? किसने कहा है? किस विचारक का मत है? ऑप्शन दिए हैं SN मुखर्जी, SP शर्मा, DK जैन, DP मुखर्जी। तो किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, SN मुखर्जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 3rd दिया है कि शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक में बांधने की क्षमता होती है। शैक्षिक प्रशासन परस्पर विरोधी तथा सामाजिक शक्तियों को एक संगठन में इस प्रकार समायोजित करता है कि वे सभी मिलकर एक इकाई के समान कार्य करते हैं। यह किसने कहा है? किसने कहा है? ऑप्शन दिए हैं ब्रूक्स, एडम्स, लूथर गुलिक, मिटलैंड और हिके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रूक एडम्स ने कहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर दिया है, किस विद्वान ने प्रशासन की प्रक्रिया को संगठन की अन्य प्रक्रिया से पृथक किया है? किस विद्वान ने? गिलिन एवं गिलिन ने, रास टेलर ने, फेयाल ने और पार्सन्स ने। तो ऑप्शन नंबर सी, फेयाल ने ये कहा है। किस विद्वान ने? फेयाल ने। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर दिया है कि फेयाल के विश्लेषण को किस विद्वान ने अनुसरण किया है तथा प्रबंधन कार्यों के पॉड्सकॉर्ब अक्षरों द्वारा परिभाषित किया है? तो इसका ऑप्शन दिया है JP पियर्स, गुलिक ने, लिंडले आर्वेक और कल्वर्टसन। तो फेयाल के विश्लेषण को किस विद्वान ने अनुसरण किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी, गुलिक ने क्या किया है? अनुसरण किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री हैं? मैक्स वेबर किस देश के समाजशास्त्री हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिए हैं इसके ब्रिटेन के, जर्मनी के, फ्रांस एवं अमेरिका के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के। किस देश के निवासी हैं? किस देश के अर्थात समाजशास्त्री हैं? जर्मनी के हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्ड कॉर्ब अक्षरों का प्रतिपादन किया था? किस समाजशास्त्री ने किया था? 7 नंबर है, किसने किया? गुलिक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुलिक ने। अगला 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि फेयाल के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के कितने तत्व हैं? 7, 4, 5 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 5 है। इसके कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, फेयाल के अनुसार निम्न में से कौन सा तत्व शैक्षिक प्रशासन का तत्व है? नियोजन, संगठन, आदेश, उपयुक्त सभी। तो 9 नंबर का ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त सभी। नियोजन भी है, संगठन और आदेश भी है, ये राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, फेयाल के अनुसार निम्न में से कौन शैक्षिक प्रशासन का तत्व नहीं है? देखो कौन सा नहीं है? समन्वय, प्रक्रिया, नियंत्रण और आदेश। तो 10 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या है? कौन सा नहीं है? प्रक्रिया जो है शैक्षिक प्रशासन का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
11 नंबर, गुलिक के अनुसार निम्न में से कौन पोस्ड कोर्ब अक्षरों में शामिल है? नियोजन, संगठन, निर्देश या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, 11 नंबर का ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त सभी। नियोजन भी है, संगठन भी है और निर्देश भी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर दिया है कि किन राव ने 1935 से 1950 तक के काल को कहा है? क्या कहा है? प्रगति काल, आर्थिक काल, संक्रमण काल, अवनति का काल। क्या कहा है? संक्रमण काल कहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर है, ओवंस ने 1935 से 1950 तक के काल को क्या कहा है? मानवीय संबंध का काल, क्रांति का काल, औद्योगिक प्रगति का काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, मानवीय संबंध का काल कहा है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पोस्ट कोर्ब को नौकरशाही की प्रशासनिक संस्था का एक रूप माना है? किस समाजशास्त्री ने? पैरोटो, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर और काम्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर ने माना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर दिया है, निम्न में से किस काल को प्राचीन युग कहा जाता है? 600 से 1000 ईसा पूर्व, 1900 से 1935 ईस्वी, 600 से 1000 ईस्वी, 1900 से 1935 ईस्वी, 1900 से 1947 ईस्वी, में से कोई नहीं। तो 15 का सी, 1900 से 1947 ईस्वी को क्या कहा जाता है? प्राचीन युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर दिया है, 1935 से 1950 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया? मानव पर, सामाजिक संबंध, मानवीय संबंध पर एवं बी एवं सी दोनों किस पर दिया गया है? 16 का ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी दोनों को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा है? ओवंस ने, जॉन्स ने, रेलर ने और मार्फेड ने। किसने कहा है? ए नंबर सही है, ओवंस ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओवंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्न में से किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है? ऑप्शन दिए ग्राहम वेलफोर, ओवंस, किनराओ, करलिंगर। तो ऑप्शन नंबर सी, किनराओ। 18 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1935 से 1950 तक के काल में फॉलेट ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शंस दिए हैं समाश्रिता का सिद्धांत, व्यवहारिक व्यवस्था का सिद्धांत, वैज्ञानिक व्यवस्था का सिद्धांत और नौकरशाही व्यवस्था का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए, समाश्रिता का सिद्धांत ये दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर दिया है, फॉलेट के विचारों का केंद्र क्या है? फॉलेट के विचारों का केंद्र क्या है? समन्वित संबंधों का निर्माण, अनुरक्षण, शिक्षा का विकास, ए एवं सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है? राइट आंसर, ए एवं सी। ए मतलब समन्वित संबंधों का निर्माण और सी शिक्षा का विकास, यानी कि फॉलेट के विचारों का केंद्र क्या है? ये दोनों ऑप्शन फॉलेट के विचारों के केंद्र हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि प्रोत्साहन व्यक्ति को संस्था की दक्षतापूर्ण क्रियाशीलता में योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं? मोडपॉल, बर्नार्ड, फॉलेट, उपयुक्त सभी। किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी, बर्नार्ड का कथन है। किसका? बर्नार्ड का कथन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, उसके बाद हो गया 22 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारियों की किन आवश्यकताओं की पूर्ति मानव संबंध के निर्माण एवं अनुरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाती है? किन कर्मचारियों की किन आवश्यकताओं की? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता, शैक्षणिक या राजनीतिक आवश्यकता। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, इसका राइट आंसर है। अगला नंबर है 23 नंबर है, क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मास्लो के द्वारा, ब्रूक एडम्स, एस.एन. मुखर्जी, डी.पी. मुखर्जी। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए, मास्लो के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। कौन सा सिद्धांत? क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, 1935 से 1950 तक का काल शिक्षा प्रशासन की विचारधारा किस सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थी? समाश्रिता का सिद्धांत, क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर, क्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 25 नंबर दिया है कि 1935 से 1950 तक के काल में निम्न में से किस पर बल दिया गया जो प्रशासन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है?
ऑप्शन है भागीदारी पूर्ण प्रजातंत्र, सत्ता का प्रत्यय विनिश्चय ग्रहण, नेतृत्व की संस्थापक सत्ता और लोकतांत्रिक नेतृत्व। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि सत्ता का प्रत्यय विनिश्चयीकरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्न में से किसमें शैक्षिक प्रशासन में पारंपरिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है? एक तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र या उपयुक्त सभी। तो सी, अब 26 नंबर का सी यानी कि लोकतंत्र। निम्न में से किसमें शैक्षिक प्रशासन में पारंपरिक शैक्षिक प्रशासन का वातावरण नहीं है? लोकतंत्र में। ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर दिया है कि निम्न में से किस विचारक ने शैक्षिक प्रशासन के 5 तत्व बताए हैं? मायर्स, कलवर्टसन, फेयाल, स्टोगडिल। तो ऑप्शन नंबर सी फेयाल ने, ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेयाल। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर दिया है कि आवेंस ने निम्न में से किस काल को मानवीय संबंध का आंदोलन कहा है? किस काल को कहा है? ऑप्शंस दिए हैं 1905 से 1925 ईस्वी का काल, 1925 से 1950 ईस्वी का काल, 1935 से 1950 तक का काल या 1915 से 1935 तक का काल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1935 से 1950 तक का काल को मानवीय संबंध आंदोलन कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर है कि फॉलेट महोदय ने किस काल में समाश्रिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किस काल में किया था? 1935 से 1950 ईस्वी तक के काल में या 1900 से 1935 ईस्वी तक के काल में या 1950 से 1970 तक के काल में या 1975 से 2000 तक के काल में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए, फॉलेट ने किस काल में किया था? 1935 से 1950 ईस्वी तक के काल में। तो पहला ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस काल को ओब्स ने संस्थागत व्यवहार युग के नाम से पुकारा है? किस काल को? 1935 से 1950 ईस्वी तक के काल को, या 1950 से 1975 ईस्वी तक के काल को, या 1925 से 1960 तक के काल को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी 1950 से 1975 ईस्वी तक के काल को क्या कहा है ओब्स ने? संस्थागत व्यवहार युग के नाम से इसको पुकारा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर दिया है, किस विद्वान ने कहा है कि संस्थागत व्यवहार संगठन एवं उसके कार्य करने वालों के बीच क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है? किसने कहा है? ओवेंस ने, फॉलेट ने, किनराव ने या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी ने नहीं कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर दिया है कि 1950 से 1975 तक के काल में किस उपागम पर बल दिया गया है? प्रशासनिक उपागम, विश्लेषणात्मक उपागम, वैज्ञानिक उपागम एवं सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, यानी विश्लेषणात्मक उपागम पर ज़्यादा बल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर है कि किस विद्वान का मत है कि प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन को सुचारू रूप से चलाना है? किस विद्वान का मत है? वर्गीस, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, बी एवं सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, समाज विज्ञान आंदोलन के प्रवर्तकों की मान्यता थी कि प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रशासक या मैनेजर को किस विषय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए? ऑप्शंस दिए हैं दर्शन शास्त्र, समाज विज्ञान, लोक प्रशासन या गणित। तो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है? बी, समाज विज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि समाज विज्ञान के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, उपयुक्त सभी। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी विषय आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, समाज विज्ञान विचारकों ने प्रशासन के क्षेत्र में किस संकल्पना को जन्म दिया? ऑप्शन देखते हैं 36 का चतुष्कोणीय प्रशासन, त्रिकोणीय प्रशासन, द्विस्तरीय प्रशासन, स्वच्छ प्रशासन। तो 36 का ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोणीय प्रशासन, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर है, कह रहा है कि निम्न में से कौन त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत नहीं आता है? कौन नहीं आता है? व्यक्ति, कार्य, क्षमता, सामाजिक संस्थिति। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, क्षमता
नहीं आता है, किस त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत क्षमता नहीं आता। तो सी नंबर क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर दिया है कि निम्न में से किसने विद्यालयों या संस्थाओं के पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। किसने किया था, आर्गरिस ने, बेकी ने, पार्सन्स ने या साइमन ने। तो किसने किया था, आर्गरिस ने किया था, ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किन राव ने निम्न में से किस काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है। 1900 से 1950 तक के काल को, 1935 से 1950 तक के काल को, या 1925 से 1975 तक के काल को, और या 1950 से 1975 तक का काल। तो किस काल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है किन राव ने, 1935 से 1950 तक के काल को। ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर है, निम्न में से किस विद्वान ने 1935 से 1950 तक के काल में समाश्रिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किन राव ने, ओवंस ने, फॉलेट ने या ओब्स ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, फॉलेट ने, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 दिया है कि क्रमिक आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। एस.एन. मुखर्जी, ब्रुक, एडम्स, मास्लो या मार्शल। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी मास्लो, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर दिया है कि बर्नार्ड एवं साइमन के अनुसार प्रशासन का मुख्य कार्य किसको सुचारू रूप से चलाना है, समाज, संगठन, संस्था, ए एवं बी दोनों। तो 42 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, संगठन को। किसका, प्रशासन का मुख्य कार्य किसको सुचारू रूप से चलाना है, संगठन को सुचारू रूप से चलाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 दिया है, समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक कौन है। 43 समाज विज्ञान संप्रदाय के समर्थक कौन है, पार्सन्स, बेकी, गोल्डनर, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपयुक्त सभी, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन में अंतर्निहित मनोविज्ञान एवं सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका दिया है आर्गरिस, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, गोल्डनर। तो किसने दिया था, हर्बर्ट साइमन ने। 44 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, निर्णय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शंस हैं, पार्सन्स ने, हर्बर्ट साइमन ने, आर्गरिस ने, ए बी एवं सी दोनों ने। तो बी एवं सी यानी कि हर्बर्ट साइमन एवं आर्गरिस ने, बी एम सी यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिकोणीय प्रशासन संकल्पना के अंतर्गत किसका ज्ञान प्रशासनिक कुशलता के लिए आवश्यक समझा गया है। किसका ज्ञान समझा गया है, व्यक्ति का, कार्य, सामाजिक संस्थिति या उपयुक्त सभी। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर दिया है, प्रशासन में समन्वित दृष्टिकोण की पहल किस विद्वान ने सर्वप्रथम की थी। प्रशासन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में समन्वित दृष्टिकोण की पहल किस विद्वान ने की थी, वेकी ने, साइमन ने, वर्क ने या वेबर ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, साइमन ने की थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइमन। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने प्रशासन को एक प्रणाली के रूप में देखा है। किस विचारक ने देखा, साइमन ने, ओवंस ने, वर्गीस ने या मेक नायर ने। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए, साइमन ने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइमन। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक हैं, संप्रेषण प्रवाह, व्यवहार, पर्यावरण, उपयुक्त सभी। तो 49 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि प्रशासन प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, संप्रेषण प्रवाह भी है, व्यवहार भी है और पर्यावरण भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, निम्न में से किस विद्वान ने सूक्ष्म या समाजशास्त्रीय विधि का प्रशासन में प्रयोग किया। किसने किया, किस विद्वान ने, आर्गरीज ने, बर्नार्ड ने, टॉमसन ने या बेकी ने। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, टॉमसन ने किया। किसने किया, टॉमसन ने समाजशास्त्रीय विधि का प्रयोग प्रशासन में किया है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर है, वर्तमान समय में टॉमसन ने सूक्ष्म या समाजशास्त्रीय विधि का प्रशासन में कब प्रयोग किया था। 1967 में, 1960 में, 1970 में, 1987 में। तो किस कब किया था, 1967 में, ऑप्शन नंबर ए 1967 में। अगला क्वेश्चन दिया है, शिक्षा प्रशासन में निम्न में से किस पक्ष पर विशेष बल दिया जाता है। किस पक्ष पर, भौतिक संसाधनों का समुचित संगठन, मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से संगठन, आर्थिक संसाधनों का प्रभावी संगठन, ए एवं बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका
डी राइट आंसर, ए एवं बी दोनों, यानी कि भौतिक संसाधनों का समुचित संगठन और इस बी मानवीय संबंधों का प्रभावी ढंग से संगठन, ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, किस विद्वान का मत है कि प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक और भी अधिक सफल प्रशासक बन सकते हैं? किस विद्वान का मत है? गुलिक का, स्टोगडिल का, मायर्स का, बी एम सी दोनों का? किसका मत है? 53 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एम सी, बी मतलब स्टोगडिल और सी मायर्स का, इन दोनों विद्वानों का मत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी 53 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 54 है, 54 नंबर है, निम्न में से किस विद्वान ने प्रशासन के विज्ञान में मुख्यतः दो मान्यताओं को स्वीकार किया है? किस विद्वान ने? ओवंस ने, कलवर्टसन ने, मायर्स ने या वर्कले ने? तो ऑप्शन नंबर इसका बी कलवर्टसन ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, शैक्षिक प्रशासन एक ऐसी सतत समग्र प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक साधनों का उपयोग संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन की यह परिभाषा किसकी है? किसकी है? शिक्षा अनुसंधान विश्वकोश की, ऑक्सफोर्ड विश्वकोश की, अमेरिकन विद्यालय प्रशासक संगठन की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन विद्यालय प्रशासक संगठन की, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका मत है कि शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य योग्य शिक्षार्थियों को योग्य शिक्षकों से उचित शिक्षा ग्रहण करने हेतु इस प्रकार सक्षम बनाना है जिससे अल्प साधनों के अंतर्गत प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें? किसका मत है? 56 नंबर ऑप्शंस दिए हैं, ग्राहम बेल, किनराओ, फॉलेट और मास्लो। किसका मत है? ग्राहम बेल का मत है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 57 नंबर दिया है कि शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना, इस दृष्टि से शिक्षकों का साधन के रूप में प्रयोग करना तथा इस प्रक्रिया का संचालन ऐसे जन समुदाय के संदर्भ में करना जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति के साधन दोनों से संबंधित हों। यह कथन किसका है या किसने कहा है? आर मोर्ड पॉल ने, ओप्स ने, फेयाल ने या कुलिग ने? तो ऑप्शन नंबर इसका ए, क्या किसने कहा है? आर मोर्ड पॉल ने कहा है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रशासक की कुशलता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वह कामगारों से अधिक काम लेकर अधिक से अधिक उत्पादन दे सके। इस दिशा में सोचने वाले पहले लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं कलवर्टसन, ग्राहम बेलफोर, फ्रेडरिक टेलर और लेस्ली। तो 58 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक टेलर इसका राइट आंसर है। कौन लेखक थे? फ्रेडरिक टेलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर है, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के समर्थक कौन हैं? लूथर गुलिक, लिंडले आर्किक, मैक्स वेबर, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित संप्रदाय को किस नाम से पुकारा जाता है? संवैधानिक व्यवस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या शैक्षणिक व्यवस्था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक व्यवस्था। किस नाम से पुकारा जाता है? वैज्ञानिक व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 दिया है, उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कितने सिद्धांत हैं? 61 दिया है कि उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कितने सिद्धांत हैं? 6, 3, 7 या 5? तो 61 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि 6। कितने संप्रदाय हैं, कितने सिद्धांत हैं? 6 सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया के प्रत्येक अंग का विस्तृत तथा सतत मूल्यांकन होते रहना आवश्यक है? किस प्रक्रिया के अंतर्गत? वैज्ञानिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था या नौकरशाही व्यवस्था? तो 62 का ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक व्यवस्था इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के 6 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? लिंडले आर्किक, फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर और पार्सन्स। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक टेलर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 देखते हैं, दिया है कि उत्पादन कुशलता पर बल देने वाले संप्रदाय के कौन से सिद्धांत हैं?
तो ऑप्शंस दिए हैं आंशिक वृत्ति का सिद्धांत, व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत, व्यवहारिक व्यवस्था सिद्धांत और उपयुक्त सभी। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि टेलर द्वारा प्रतिपादित उत्पादन कुशलता पर बल देने वाला कौन सा सिद्धांत नहीं है। 65 नंबर कौन सा सिद्धांत नहीं है। समय के अध्ययन का सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत या व्यवस्था नियंत्रण सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी निर्णय सिद्धांत ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विद्वान का मत है कि प्रत्येक कामगार स्वभाव से आलसी होता है। ऑप्शन दिए हैं हेनरी फेयोल ने कहा, ओवंस ने कहा, फ्रेडरिक टेलर ने कहा या आयर गुलिंग ने कहा। किसने कहा, तो 66 का ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक टेलर ने कहा। क्या कहा कि प्रत्येक कामगार स्वभाव से आलसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 है किस विचारक ने प्रशासनिक प्रक्रिया के अंतर्गत 7 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। किस विचारक ने, लूथर गुलिग, आरवी ग्रेग और कैंपबेल। किसने कहा, 67 का ऑप्शन नंबर ए लूथर गुलिग ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, लूथर गुलिग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 क्वेश्चन नंबर है कि हेनरी फेयोल ने एक कुशल प्रशासक के कितने सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए हैं, 21, 14, 10 और 8। तो 68 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी 14 सिद्धांत दिए हैं। कितने दिए हैं, 14 सिद्धांत दिए हैं। किसने दिया है, हेनरी फेयोल ने एक कुशल प्रशासक के 14 सिद्धांत दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता कौन है। प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत का जन्मदाता कौन है, हेनरी फेयोल, टेलर, गुलिग, एएमसी दोनों। तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ए और सी यानी कि हेनरी फेयोल और गुलिग ये दोनों राइट आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है गुलिग तथा फेयोल ने प्रशासनिक प्रक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत कितने कार्यों की सूची दी है जो प्रशासन की भूमिका निर्धारित करते हैं। 3, 4, 5, 2 ये ऑप्शंस दिए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कितने सिद्धांत दिए हैं, 5 सिद्धांत दिए हैं। कितने कार्यों की सूची दी है, 5 कार्यों की सूची दी है। तो दोस्तों ये जो हमारी यूनिट 3 और 4 है क्वेश्चन पेपर थर्ड की, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की 3 और 4 यूनिट थी और ये हम लास्ट में 4 यूनिट पढ़ रहे थे। तो ये हमने इस यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।